ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम रिप्रोडक्शन इन टीनिया सोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें जो अपन बात करेंगे, इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कपल्शन एंड फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल्स एंड क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ हेक्साकैंथ, इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। इन 6 टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसके तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टीनिया का नर जनन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले टेस्टिज, जो आपको डायग्राम में भी दिखने चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको दोनों तरफ, ये क्या है? टेस्टिज। ठीक है, बिंदु लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? टेस्टिज। टीनिया के प्रत्येक परिपक्व खंड यानी कि मेच्योर प्रोग्लोटिड में अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुट्टिकाओं के रूप में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिज पाए जाते हैं। और संपूर्ण खंड की लंबाई व चौड़ाई में मीजोकाइन में फैले रहते हैं। ये तो हो गई टेस्टिज की बात। नेक्स्ट है वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया, जो ये वाली जो इनसे जुड़ी हुई नलिका है, ये वाली नलिका, इसको अपन डायग्राम में देखते हैं। ये वाली नलिका, ये क्या है? वासा एफरेंसिया। शुक्राणु के प्रत्येक पुटक से एक महीन वाहिका निकलती है, जो क्या कहलाती है? वासा एफरेंसिया। नेक्स्ट है वासा डेफरेंस। ये किससे जुड़ी हुई होती है? वासा एफरेंसिया से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीरस या सीरस सेक। वासा डिफरेंशियस का अंतिम भाग फूलकर पेशीय, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अंतिम भाग फूलकर पेशीय बहिर्सारित होने वाली संरचना का निर्माण करता है, जो क्या कहलाता है? सीरस कहलाता है। और यह एक पेशीय आवरण से बंद रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सीरस सेक कहते हैं। नेक्स्ट आता है जर्मिनल एट्रियम यानी जनन वेश्म। प्रत्येक प्रोग्लोटिड के पार्श्व में दाहिनी और बाएं किनारे पर एक जनन वेश्म पाया जाता है, दाएं और बाएं किनारे पर। ठीक है, ये तो हो गई नर जनन तंत्र की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो टीनिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ओवरी, डायग्राम में दिख रही है आप, एक जोड़ी, ये क्या है? ओवरी। टीनिया के प्रत्येक परिपक्व देहखंड में यानी कि मेच्योर प्रोग्लोटिड में एक द्विपालित ओवरी पाई जाती है। ओवरी देहखंड के पश्च भाग में पाई जाती है। ओवरी की प्रत्येक पाली अनेक नलिकाओं की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओविडक्ट, और ये दोनों एक ब्रीज से भी जुड़ी होती है, ये ब्रीज, ओवरिन ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओविडक्ट। अंडाशय सेतु के मध्य से एक पतली नलिका, जिसे ओविडक्ट कहते हैं, निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं।
ये एक छोटी नलिका होती है जिसके पश्चिम भाग से एक पतली नलिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं, वेजाइना। जिसके पश्चिम भाग से क्या निकलती है, वेजाइना। डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ठीक है। ओविडक्ट, उसके बाद ये एक फूली हुई संरचना में खुलती है जिससे क्या कहते हैं, ऊ टाइप। क्या कहते हैं, ऊ टाइप, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, ऊ टाइप। ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ऊ टाइप, ठीक। ऊ टाइप एक, अब नेक्स्ट आता है ऊ टाइप। ऊ टाइप एक गोलाकार फूला हुआ फूली हुई स्ट्रक्चर होती है जो ओविडक्ट, यूट्रस और वेटलाइन डक्ट के संगम स्थल पर होता है, या वेटलाइन डक्ट के संगम स्थल पर होती है। दिख रही है आपको डायग्राम में। वेजाइना की अपन बात कर ही चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपन यूट्रस। ये एक बंद थैली नुमा संरचना होती है जिसका अग्रभाग थोड़ा सकरा होता है जो यूट्रीन डक्ट कहलाता है। ये वाला भाग क्या है, थोड़ा सकरा, ये क्या कहलाता है, यूट्रीन कैनल या यूट्रीन डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कर बात करते हैं अपन वेटलाइन ग्लैंड। ये एक बड़ी पाली समान ग्रंथि होती है जो ओवरी के पीछे ऊ टाइप के नीचे देहखंड के पश्चिम भाग में स्थित होती है। पहले बात कर चुके हैं अपन। वेटलाइन ग्लैंड दिख रही है आपको डायग्राम में भी, ठीक है। नेक्स्ट है मेलिस ग्लैंड। ये एक कोशिकीय अनेक ग्रंथियां होती है जो ऊ टाइप के चारों तरफ स्थित होती है। ऊ टाइप के चारों तरफ डायग्राम में आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, ठीक है। ये चिकने लसलसे पदार्थ का स्रावण करती है जिससे किसमें छोड़ती है, ये ऊ टाइप में छोड़ा जाता है। ये पदार्थ अंडों को चिकना बनाता है ताकि ये आसानी से गर्भाशय में धकेले जा सके, ठीक है। ये तो हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स और उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला, कपल्सन एंड फर्टिलाइजेशन। पहली बात, टीनिया में केवल स्वनिषेचन ही पाया जाता है क्योंकि परनिषेचन के लिए एक ही पोषक की आंत्र से एक ही पोषक की इंटेस्टाइन में दूसरा प्रपोसी उपलब्ध होने की संभावना नगण्य होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं मेथुन की क्रिया में ये एक प्रोग्लेटिड का सीरस उसी प्रोग्लेटिड के या दूसरे प्रोग्लेटिड की वेजाइना में प्रवेश कर स्पर्म को शुक्रग्राही में पहुंचाता है। शुक्रग्राही में स्पर्म उस समय तक संग्रहित रहते हैं जब तक अंडाशय से या ओवरी से ओवा अंडवाहिनी में आना प्रारंभ नहीं कर देते। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में ही निषेचन होता है, ठीक है। ये तो हो गई इसके फर्टिलाइजेशन से संबंधित चर्चा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल्स एंड क्लीवेज। टीनिया में
जाइगोट ऊ टाइप में जाते हैं। जाइगोट कहां जाते हैं? ऊ टाइप में। ये जाइगोट पीतक कोशिकाओं द्वारा घेर लिए जाते हैं। दिख रहा है आपको? पीतक कोशिकाएं पीतक ग्रंथि द्वारा पीतक कोशिकाएं पीतक ग्रंथि द्वारा प्राप्त करती है। इसके पश्चात युग्मनज पीतक कोशिकाओं के चारों ओर एक पतले कवच का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? कैप्सूल। जो इसके चारों ओर तरफ एक सेल बन गई और ये क्या कहलाती है? कैप्सूल। ये कवच के लिए पदार्थ पीतक कोशिकाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार बना कैप्सूल ऊ टाइप से यूट्रस में जाता है। ऊ टाइप से कैप्सूल के गर्भाशय में प्रवेश को मेहलिस ग्लैंड का चिकना स्राव सहायता करता है, जिसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। जो जो संपुट या कैप्सूल गर्भाशय में आते हैं, यूट्रस साकित होता जाता है तथा संपूर्ण प्रोग्लेटिड में फैल जाता है। इन प्रोग्लेटिडों में लैंगिक अंग समाप्त हो जाते हैं और इनके अंड संपुटों में या बराबर फूल भर जाते हैं। और अब ये क्या कहलाते हैं? ग्रेविड प्रोग्लेटिड कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्लीवेज की। पहली बात, जाइगोट में क्लीवेज जब ये गर्भाशय में होता है तब प्रारंभ हो जाता है। और क्लीवेज किस तरीके का होता है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी कि एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका। अनइक्वल होलोब्लास्टिक यानी कि एक तो क्या बनेगा? दीर्घखंड मेगामियर्स और एक बनेगा माइक्रोमियर्स। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको। और एक छोटी सेल बनती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक सेल। मेगामियर्स आगे विभाजित होकर कहीं मेगामियर्स बनाता है। एम्ब्रियोनिक सेल लगातार विभाजित होकर दो प्रकार की सेल्स बनाती है। इनमें से बड़ी कोशिकाएं मीजोमियर्स और छोटी कोशिकाएं माइक्रोमियर्स कहलाती है। अगले वाले डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। ये तो दीर्घखंड बनाएगा और जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो क्या बनाती है? माइक्रोमियर्स और मीजोमियर्स। ठीक है, इस प्रकार जाइगोट से तीन प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहली माइक्रोमियर्स, फिर मीजोमियर्स और फिर मेगामियर्स, यानी कि लघुखंड, मध्यखंड और दीर्घखंड। लघुखंड ठोस गेंद के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। मोरुला के चारों ओर मध्यखंडों का आवरण यानी कि मीजोमियर्स का आवरण तथा इनके बाहर दीर्घखंडों का आवरण हो जाता है। देखो बीच वाला भाग तो क्या बन गया? ये तो मोरुला, फिर एम्ब्रियोनिक प्योर और फिर लास्ट में सीक्रेटी मीजोमर्स। ठीक है, ये हो गई क्लीवेज की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ हेक्साकेंथ एन या ओंकोस्फेयर का निर्माण। ओंकोस्फेयर का निर्माण या ओंकोपोर का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ हेक्साकेंथ या ओंकोपोर का निर्माण। वेटरलाइन सेल यानी पीतक कोशिकाएं अपने पीतक को दीर्घखंडों में स्थानांतरित कर देती है। यॉक सेल आपको डायग्राम में दिख रहा हो, ये यॉक सेल्स क्या करती है? अपने यॉक को किसमें स्थानांतरित करती है?
मीजोमियर्स में, किसमें, सॉरी मेगामियर्स में, किसमें, मेगामियर्स में, तथा स्वयं हास्वित हो जाती है, यानी स्वयं नष्ट हो जाती है। अब दीर्घखंड आपस में संगलित होकर आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये वाला भाग बनाते हैं। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और अंततः ह्रास या नष्ट हो जाती है। मीजोमियर्स भ्रूण के चारों ओर एक मोटा क्यूटिकल युक्त अरेखित कवच बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोपोर। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोपोर। ये तो जो मैंने पिंक कलर का बता रखा है वो नष्ट हो जाती है, और फिर नेक्स्ट वाली जो मीजोमियर्स है वो क्या बनाती है? एम्ब्रियोनिक पोर। भ्रूणधर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणधर, क्या बनाती है? भ्रूणधर। ठीक है। ये भ्रूणधर के नीचे आधारी झिल्ली होती है। मोरुला के पश्चिम भाग पर 3 जोड़ी काइटिन हुक बन जाते हैं। देखो, मोरुला के पश्चिम भाग, ये मोरुला वाली मोरुला है, और इसके पश्चिम भाग पर 3 जोड़ी हुक बन गई, 1 2 और 3। ठीक है। भ्रूण की इस अवस्था को क्या कहते हैं? हेक्साकेंथ या यंग ऑन्कोपोर या ऑन्कोस्पेयर। क्या कहते हैं? भ्रूण की जब 3 हुक बन जाते हैं, 3 जोड़ी, तो फिर ये अवस्था क्या कहलाती है? यंग ऑन्कोपोर या हेक्साकेंथ। इस पर काइटिन से बने 6 हुक तथा 1 जोड़ी आंतरिक वेदन ग्रंथियां पाई जाती है। मोटा आंतरिक तथा पतली बाहरी भ्रूण झिल्ली से ढका हेक्साकेंथ लार्वा अब क्या कहलाता है? ओंकोस्पेयर कहलाता है। प्रत्येक ग्रेविड प्रोग्लैटिड में 30,000 से 40,000 ओंकोस्पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। ये सब प्रक्रिया कहाँ होती है? प्राथमिक परपोषी में। अब नेक्स्ट जो स्टेज अपन बात करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। टीनिया में हेक्साकेंथ लार्वा बनने तक परिवर्धन ग्रेविड प्रोग्लैटिड के यूट्रस में होता है। इसके पश्चात आगे परिवर्धन प्राथमिक परपोषी में नहीं होता। ग्रेविड प्रोग्लैटिड टीनिया से अलग होकर, डायग्राम में दिख रहा है आपको, टीनिया से अलग हो गया। कौन? ग्रेविड प्रोग्लैटिड अलग होकर अपचित भोजन के साथ परपोषी के शरीर से बाहर आ जाता है। अब जब सुअर या पिग या द्वितीय परपोषी विष्ठा का भक्षण करता है तो वह संक्रमित हो जाता है। ये इसके अलावा डॉग, कैमल, मंकी, भेड़ आदि को भी संक्रमित हो सकते हैं। प्राथमिक परपोषी में स्वयं संक्रमण भी देखा गया है। ये उल्टे क्रमांकुंचन क्रिया द्वारा ग्रेविड प्रोग्लैटिड के आमाशय में पहुंचने के कारण होता है, यानी उल्टा वापस इसको भी संक्रमित कर सकता है। कैसे? कि ये ग्रेविड प्रोग्लैटिड कहाँ पहुंच जाता? वापस प्राथमिक परपोषी के आमाशय में। आमाशय में ओंकोस्पेयर मुक्त होकर परिवर्धन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर जनन की प्रोसेस संपन्न होती है। फिर ब्लेडर वर्म का निर्माण होता है और वापस ये किस में आ जाता है? प्राथमिक परपोषी में पहुंच जाता है। इस तरीके से इसमें ब्लेडर वर्म वापस कहाँ पहुंच जाता है? प्राथमिक परपोषी में, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है।
ठीक है, आशा करते हैं आपके ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।